हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज़। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले इनलाइटनमेंट एज को। तो आखिर इनलाइटनमेंट एज के कौन से इंपॉर्टेंट हमारे थिंकर्स आ जाते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज आ जाती हैं, एंड साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे। इनलाइटनमेंट एज है क्या और आखिर इस एज को इनलाइटनमेंट एज क्यों बोला जाता था, तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यार आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, तो उनके आंसर्स भी आपको नीचे कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एनलाइटनमेंट एज की, कि आखिर इस एज को हम एनलाइटनमेंट एज क्यों बोलते हैं, क्या ऐसा रीज़न था। सबसे पहले तो एनलाइटनमेंट एज ये एक ऐसी एज थी जो कि 17th से 18th सेंचुरी की जो एज है, इसे हम एनलाइटनमेंट एज एंड साथ के साथ एज ऑफ रीज़न बोला जाता था। सिंपल रीज़न ये था कि इस टाइम पर जो इंटेलेक्चुअल था, जो डिफरेंट फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स, डिफरेंट थ्योरीज इस टाइम पर आई थी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बन गई थी एक एनलाइटनमेंट मूवमेंट। इंटेलेक्चुअल का मतलब यानी कि अब जहाँ पर लोग पहले क्या किस में बिलीव करते थे, बाइबल में जो लिखा है सिंपली उसमें बिलीव करें, या लोग जो भी चीज़ें बोल रहे हैं ट्रेडिशनली, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को, ट्रेडिशनली जिन बातों को वो फॉलो कर रहे हैं, उन आइडियाज़ को रिजेक्ट करके यहाँ पर लोगों ने अपने दिमाग के ऊपर फोकस किया। लोग अपनी रीजनिंग कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे। दैट्स वाई दिस एज इज़ नोन एज एनलाइटनमेंट एज। दिस एज इज़ नोन एज रीजनिंग, एज ऑफ रीजनिंग। इस टाइम पर हमारी डिफरेंट फिलोसफीज आई थी, जैसे कि हमारी रैशनलिज्म आ जाती है, हमारी एम्पिरिसिज्म फिलोसफी आ जाती है, बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ के अंदर भी लोगों ने ध्यान रखा था, जैसे कि नेचुरल लॉ की बात की गई थी, लिबर्टी की बात की गई थी, फर्टर्निटी की बात हुई थी। इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फिलोसफी आई थी। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ इस टाइम पर डेवलप हुए थे। दैट्स वाई दिस एज इज़ नोन एज एनलाइटनमेंट एज। बहुत सारी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, बिकॉज एनलाइटनमेंट एज जो कि फोकस करती है साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स पर। ओके, साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। लोग नए आइडियाज़ को ही नहीं ढूंढ रहे थे। इस टाइम पर इंग्लैंड नए आइडियाज़ पर ही नहीं फोकस कर रहा था, बल्कि न्यू लैंड्स को फाइंड आउट कर रहा था। वो अब तक सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही नहीं, अर्थ पर ही नहीं, बल्कि अर्थ के बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर भी वो फोकस करना शुरू कर दिया था। दैट्स वाई दिस एज इज़ नोन एज एनलाइटनमेंट एज। नाउ अभी हम एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं, कैसे एनलाइटनमेंट एज की शुरुआत हुई थी। तो आप लोगों ने वास्को डिगामा का नाम तो सुना ही होगा, वास्को डिगामा जिन्होंने सी रूट फाइंड आउट किया था। समुद्री रास्ता उन्होंने ढूंढा था इंडिया तक का। इंडिया से समुद्री रास्ता, मतलब कि इंग्लैंड से सफ़र किया उन्होंने, यूरोप से इंडिया आए थे, और वो सी रूट उन्होंने पहली बार ढूंढा था। जब वास्को डिगामा इंडिया आए थे तभी दे केम टू नो कि एक्चुअली में यहाँ पर भी एशिया माइनर, एशिया कॉन्टिनेंट में भी लोग रहते हैं जिनका कलर अलग है, जिनका कल्चर अलग है, जिनकी लैंग्वेज अलग है। तो जिन्हें ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि इस टाइम तक इन्होंने न्यू लैंड को भी फाइंड आउट कर लिया था, जिसे न्यू इंग्लैंड बोला जाता था। ओके, न्यू इंग्लैंड को कब ढूंढा गया था? न्यू इंग्लैंड एक्चुअली में बोला जाता है अमेरिका को। तो पहले अमेरिका को इन लोगों ने ढूंढा था, इंग्लैंड वालों ने पहले अमेरिका को ढूंढा था, अमेरिका के बाद इंडिया को इन्होंने ढूंढा था इन 1498। नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सिंपली कि अमेरिका को इन्होंने कौन सी ईयर में ढूंढा था और किसने अमेरिका को ढूंढा था? ओके, और अमेरिका को इन्होंने जब इसी टाइम ड्यूरेशन में 1490s के टाइम पर ही ढूंढा था। ये कब ढूंढा था ये तो आपको बताना है। अमेरिका को नया नाम दिया था इन्होंने, न्यू इंग्लैंड बोला था। और तभी उन्हें पता चला कि अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग नहीं हैं, हमसे बाहर भी लोग यहाँ पर रहते हैं जिनका कल्चर अलग है, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनके कलर अलग हैं। ओके, तो यानी कि लोगों के अंदर और ज़्यादा इच्छा जागी दूसरों के बारे में जानने की, दूसरे के कल्चर के बारे में जानने की। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या था? ये एक एक्सपेरिमेंट ही तो था। इसके अलावा हम देखेंगे गैलीलियो गैलीली, इन्होंने काफ़ी फेमसली, इनके आप लोगों ने सुना होगा, जुपिटर के जो मून है इन्होंने फाइंड आउट किया था। ही एक्चुअली फाइंड आउट कि हमारे जो जुपिटर हैं, जुपिटर के अराउंड में 4 मून्स ऑर्बिट कर रहे हैं। ओके,
4 मून्स ऑर्बिट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं जुपिटर के, और जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, इन 4 मून्स को बोला जाता है गैलीलियन मून्स। ओके, गैलीलियन मून्स के नाम से इन 4 मून्स को जाना जाता है फेमसली। और इन्होंने एक्चुअली में ये ढूंढा था कि किस तरीके से जुपिटर के पास भी एक नहीं बल्कि उनके पास 4 मून्स हैं। और वी आर टॉकिंग अबाउट एट दैट टाइम जब इनके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप था। टेलीस्कोप की वजह से, हेल्प से, और बहुत सारी साइंस की एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये लोग जो थे यहाँ पर डिस्कवरीज कर रहे थे, नई नई चीज़ें ढूंढ रहे थे। ओके, तो इन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि किस तरीके से नई मून है जुपिटर के पास, हमारे पास एक मून है तो जुपिटर के पास 4 मून है। तो जुपिटर के मून जो फाइंड आउट किए थे वो इनके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनलाइटनमेंट एज में, तो न्यूटन भी आते हैं। आप लोगों ने अपनी साइंस में न्यूटन के लॉ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे इसी टाइम पर। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का भी लॉ दिया था, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर आइडिया था। अभी तक कोई भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। तो ये जो न्यू थ्योरिस्ट थे, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करके इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे थे, तभी तो नए आइडियाज़ डेवलप हुए थे। एंड दैट्स वाई दिस एज इज़ नोन एज एनलाइटनमेंट एज। इसी एज में काफ़ी फेमस, आप लोगों ने सुना होगा, आज भी इवन स्टिल कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट अर्थ थ्योरी में बिलीव करते हैं। तो ये जो पहले थे, तो पहले के टाइम पर लोग पीपल यूज टू बिलीव कि अर्थ इज़ फ्लैट, और जो सन है, सन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। सन एंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। सन है, मून है, ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करे, ना कि अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को, फ्लैट अर्थ वाली थ्योरी और ये जो ऑर्बिटिंग वाली थ्योरी थी, इस थ्योरी को रॉन्ग किया था यहाँ पर निकोलस कॉपरनिकस ने। ओके, तो अगेन आप देख सकते हो कि एक बहुत ही ग्रेट आइडिया यहाँ पर डेवलप किया गया था। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं कि एनलाइटनमेंट एज में कैसे कैसे साइंस के ऊपर फोकस किया गया था, एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस किया गया था। चाहे हम फ्लैट अर्थ की बात कर रहे हैं, चाहे हम जुपिटर के मून की बात कर रहे हैं, हम न्यूटन के लॉ की बात कर रहे हैं, या फिर हम न्यू फाउंड लैंड्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे इंग्लैंड अभी क्या कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था डिस्कवरीज में, साइंस में, वो क्या है, प्रोग्रेस कर रहा था। दैट्स वाई इस एज को हम एनलाइटनमेंट एज बोलते हैं। एंड साथ के साथ एज ऑफ रीज़न क्यों बोला जाता है, क्योंकि लोगों ने, जो थिंकर्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने अपनी रीजनिंग के ऊपर फोकस किया था कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो वाई, हाउ, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके उन्होंने इन्हीं वाई एंड हाउ को ढूंढने की कोशिश की। ओके, अभी देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि जॉन लॉक से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जॉन लॉक की टेबुलर रासा थ्योरी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। टेक्स्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और जिसके साथ ही आपका एनलाइटनमेंट एज खत्म हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें वो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब सबसे पहले जरा मैं बात करती हूँ, यहाँ पर हमारी थ्योरी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं एम्पिरिसिज्म थ्योरी। एम्पिरिसिज्म थ्योरी से कौन कौन से थिंकर्स एसोसिएटेड है, ये सबसे पहले तो याद रख लो। फ्रांसिस बेकन, वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन लॉक आ जाते हैं, डेविड ह्यूम आ जाते हैं, एंड जी ब्रेकले। ये 4 थिंकर्स हैं जो कि एम्पिरिसिज्म से रिलेटेड है। अब एक्चुअली में एम्पिरिसिज्म ये फिलॉसफी है क्या, तो ये फिलॉसफी सिंपली कहती है कि ह्यूमन को जितनी भी नॉलेज ह्यूमन गेन कर रहा है, जितनी भी नॉलेज उसको मिलती है, ये सारी की सारी नॉलेज कहाँ से मिलती है, उसको अपने सेंसेस से ये सारी नॉलेज मिलती है। सेंसेस का मतलब क्या है, यानी कि अपनी रियल लाइफ में वो जो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हीं सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू ह्यूमन को नॉलेज मिलती है। एंड दिस इज नोन एज एम्पिरिसिज्म थ्योरी। सिंपल थ्योरी, एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज मिल रही है और उसे हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। यानी कि हम ह्यूमन अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि आप लोग अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पहली बार एग्जाम दोगे तो थोड़ा सा डर लगेगा, दूसरी बार तीसरी बार दोगे तो आपको डर खत्म हो जाएगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही तो आपको नॉलेज मिल रही है। मेरे घर पे मेरे दादा हमेशा मुझे बोला करते थे कि
कि बाहर जाओ, घूमो फिरो, और क्योंकि जब तक तुम बाहर नहीं जाओगे जब तक तुम बात नहीं करोगे दूसरों से, एक्सपीरियंस नहीं गेन करोगे, तब तक क्या है, तुम समझ नहीं पाओगे कि दुनिया कैसी है। तो एक्सपीरियंस के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है। एक्सपीरियंस इज़ द प्राइमरी रोल जो कि हमें नॉलेज तक पहुंचाता है। ये हमारी एम्पिरिसिज्म थ्योरी कहलाती है। ओके, एंड एम्पिरिसिज्म के फादर किसे कंसिडर किया जाता है? ये कंसिडर किया जाता है फ्रांसिस बेकन को। वेरी इंपॉर्टेंट, बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कंसिडर किया जाता है। नाउ जब हम एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं तो यहीं पर ही हमारी एक और थ्योरी आ जाती है जो कि है रैशनलिज्म थ्योरी। एक फेमस कोट भी आता है, वी ऑल आर रैशनल बीइंग, हम सभी के सभी रैशनल बीइंग है, जिसका मतलब क्या है, यानी कि ये रैशनल बीइंग का मतलब है पावर ऑफ रीजनिंग। ये जो रीजनिंग की पावर है, रीजनिंग की कैपेबिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन के पास है। क्या एक डॉग ये कभी क्वेश्चन कर सकता है कि आपने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया आज? नहीं कर सकता। तो ये जो रीजनिंग की पावर है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास है। दैट्स वाई वी कॉल दैट वी ऑल आर रैशनल बीइंग। तो रैशनलिज्म के फादर कौन थे रैशनलिज्म के फादर? तो रेने डिक्रीट्स को रैशनलिज्म के फादर कंसिडर किया जाता है। अब देखो रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जरा मैं आपको बता देती हूँ। रैशनलिज्म जो कि सिंपली बात करता है कि किस तरीके से, ओके, रैशनलिज्म बात करता है कि नॉलेज किसके ऊपर बेस है? नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। नॉलेज तक आप तभी पहुंच पाओगे जब तक आपको रीज़न नहीं पता, जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगा, तब तक आप नॉलेज तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि अगर हम न्यूटन के केस की बात करें, न्यूटन की बात कर लें अगर हम, तो यू ऑल नो कि अगर न्यूटन वहाँ पर सोचता नहीं, न्यूटन अगर नहीं सोचते कि उनके सर के ऊपर एप्पल क्यों गिरा, तो शायद वो अगर वो रीज़न नहीं करते, खुद से वो पूछते नहीं कि ऊपर से एप्पल नीचे मेरे सर पर ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था उल्टा। लेकिन जब न्यूटन ने ये क्वेश्चन किया, ये लॉजिक लगाया उन्होंने, तभी न्यूटन ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस किया। तो ये रैशनलिज्म बोलता है कि तुम्हें अपने रीज़न के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि रीजनिंग से ही नॉलेज तक का सफ़र कंप्लीट कर सकते हो। एम्पिरिसिज्म कहता है कि एक्सपीरियंस से, जो एक्सपीरियंस होगा उसी से ही तुम नॉलेज तक पहुँच सकते हो। तो ये हमारी 2 थ्योरी आ जाती है जो कि सिंपली मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको बता दी है। ओके, तो अब देखो इनलाइटनमेंट एज के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जरा हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इनलाइटनमेंट एज में हमारे फ्रांसिस बेकन आ जाते हैं, रेने डिक्रीट्स जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म इन्हें बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। थॉमस हॉब्स की फेमस फिलॉसफी आ जाती है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी। जॉन लॉक आ जाते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वॉल्टायर भी आ जाते हैं और एक हमारे कांत भी आ जाते हैं। ये 3-4 हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जीन जैक्स रूसो भी आते हैं। तो ये इन सभी के नेम आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनलाइटनमेंट एज के थिंकर्स इंपॉर्टेंट है ये। अब ज़रा एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें किसके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट, देखो रेने डिक्रीट्स के बारे में उनकी एक फेमस फिलॉसफी है विच इज़ फिलॉसफी ऑफ रैशनैलिटी, जो कि मैंने आपको बता दी है। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर आ जाते हैं जॉन लॉक। तो जॉन लॉक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम हाँ, जॉन लॉक की बात करते हैं। जॉन लॉक का कौन सा फेमस वर्क था, एक सेकेंड। जॉन लॉक की बात कर ले तो देखो जॉन लॉक को क्या कंसीडर किया जाता है? सबसे पहले तो जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कंसीडर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता है कैसे पूछा गया था? फादर ऑफ लिबरलिज्म किसको बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी किसको बोला गया? फादर ऑफ रैशनलिज्म किसको बोला गया? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लिबरलिज्म के फादर कौन है, मॉडर्न फिलोसफी के कौन है, या फिर ऐसे कौन है जो कि रैशनैलिटी में भी बिलीव करते थे और एम्पिरिसिज्म में भी बिलीव करते थे। तो ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है, सीयूईटी पीजी के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है। इनका फेमस फिलोसफी आ जाती है इनकी ब्लैंक स्टेट और टेबुला रासा की इनकी फेमस फिलोसफी, जो कि सिंपली ये बोलती है एट द टाइम ऑफ बर्थ ह्यूमन का माइंड बिल्कुल ही ब्लैंक होता है। ह्यूमन बॉर्न विद ब्लैंक स्टेट एंड धीरे धीरे करके जैसे ही वो अपनी सेंसरी एक्सपीरियंस गेन करता है
उसी सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू उसे नॉलेज मिलती है। ओके, तो ये जो ब्लैंक स्टेट की थ्योरी, सिंपल थ्योरी यही बोलती है, ये सपोर्ट कर रही है, एम्पिरिसिज्म को सपोर्ट करती है ये थ्योरी। तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा जॉन लॉक के ये वर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, सेकेंड लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस टू टाइरिसिस ऑन ऑफ गवर्नमेंट। तो इनकी पब्लिकेशन ईयर से क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो आपको सिंपली ये याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे थिंकर कौन आ जाते हैं? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कांत, जो कि एक जर्मनी के फिलोसोफर थे। इनकी कौन सी फेमस फिलोसफी है? सबसे पहले तो इनको मॉडर्न फिलोसोफर, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसोफर इनको बोला जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब ये एक ऐसे फिलोसोफर थे जो कि आपको इनके वर्क्स के रिगार्डिंग, आपको कौन से इनके वर्क्स हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि इनके वर्क से प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पूछा गया है, पब्लिश इन 1781 में इनका ये क्वेश्चन पूछा, पब्लिश हुआ था ये वर्क। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन एंड जजमेंट 1788-1799। सो ये किस में बिलीव करते थे? ही यूज टू बिलीव इन बोथ, रैशनैलिटी में भी बिलीव करते थे, रीजन में भी बिलीव करते थे, और एक्सपीरियंस में भी बिलीव करते थे। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों चीज़ों में ही बिलीव करते थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और कौन से थिंकर्स हैं। अच्छा, इनके बारे में तो हमने बात कर ही ली है, रेने डिक्रीट्स, इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी इन्हें बोला जाता है। ओके, जब क्वेश्चन ये पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कौन है, मॉडर्न फिलोसोफर, तो हमारे रेने डिक्रीट्स हैं। फादर ऑफ रैशनैलिटी, रैशनैलिटी की आइडिया, रैशनैलिटी का आइडिया इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन ये पूछा जाए फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म, तब हमारा कांत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब जरा हम रेने डिक्रीट्स की बात करें तो रेने डिक्रीट्स की आपको कोई फेमस आइडिया नहीं है जो कि आपको याद रखना है। लेकिन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे वोल्टायर। तो इनमें आपको ये सबसे पहले तो फ्रेंच इनलाइटनमेंट एज के पार्ट थे, और जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एक फेमस वर्क पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है। इनका फेमस कोट कौन सा रहा है? ऑल इज फॉर द बेस्ट in the best of all possible world। ओके, इन द बेस्ट ऑफ द ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, ये इनका फेमस कोट है। कई बार कोटेशन से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनका सिंपल ये मानना था कि वी मस्ट कल्टिवेट आवर गार्डन, जो कि ये बोलता है कि टेक प्रैक्टिकल एक्शन इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि भगवान भरोसे सबको छोड़ दिया तुमने कि भगवान जो करेंगे सब अच्छा करेंगे और हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही नहीं रहे। जस्ट एग्जाम्पल में यही छोड़ दूँ मैं कि चलो भगवान को अगर एग्ज़ाम क्लियर करवाना होगा तो करवा ही देंगे, भगवान भरोसे छोड़ दूँ और मैं मेहनत ही ना करूँ। तो वी मस्ट कल्टिवेट आवर गार्डन, यानी कि अपने दिमाग को थोड़ा सद्बुद्धि देने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ में, क्या सही है क्या गलत है। जब तक आप ही उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करोगे, भगवान आकर आपकी हेल्प नहीं कर देगा। तो ये सिंपली ये इन आइडिया के ऊपर ये फोकस करते हैं, और ये इस आइडिया को इन्होंने अपने फेमस वर्क के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। कौन सा इनका फेमस वर्क आता है? कैंडिड इनका फेमस वर्क आता है, विच वॉज पब्लिश इन 1759 में इस वर्क को पब्लिश किया गया था। सो इस वर्क के अंदर वी हैव अ कैरेक्टर, और वो लेडी का कैरेक्टर जो कि अपनी लाइफ में सबसे पहले तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लेडी को एक कैसल में एक लेडी रहती है। तो यहाँ पर पेनग्लॉस इज़ अ कैरेक्टर जो कि उसको एक सिंपल फिलॉसफी समझाता है। उसको बोलता है एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिखा होगा। अब इस एक लाइन की वजह से उसको कितनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें सफ़र करना पड़ता है, वॉर से गरीबी देखनी पड़ती है। तो वो जो सारी सफरिंग्स जब वो लोगों की देखती है, वो जो सारी सफरिंग्स देखी लोगों की कि लोग कितनी गरीबी में हैं, लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, तभी शी केम टू शी जस्ट रिकॉग्नाइज कि एक्चुअली में ये तो बिल्कुल ही गलत फिलॉसफी है। तो वो इस फिलॉसफी को एट द एंड रिजेक्ट कर देती है, और तभी ये फेमस लाइन आती है, वी मस्ट कल्टिवेट आवर गार्डन। व्हाट इफ़ कि वो पेनगॉस की फिलॉसफी को बिलीव करते और कंटिन्यूसली वही सोचते कि हाँ चलो ठीक है, भगवान भरोसे जो होगा अच्छे के लिए होगा, एवरीथिंग इज़ फॉर
एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ फॉर द बेस्ट, मेरे लिए जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो ये नहीं सोचो, बल्कि हम जो एक्शन लेंगे, अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप दिन रात एक नहीं करोगे, कंपटीशन इतना हाई है, आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। व्हाट इफ़ आप ऐसा सोचो कि चलो ठीक है थोड़ी मेहनत कर देता हूँ, अगर भगवान ने मेरे लिए सरकारी नौकरी लिखी होगी तो मिल ही जाएगी, चाहे वो कैसे भी मिले। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो सिंपल फिलॉसफी इसी चीज़ की बात करती है। नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने सारे जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। थिंकर्स का नेम यहाँ पर मेंशन है, रेने डिक्रीट्स का कौन सा फेमस वर्क है, ओके, थिंकर्स के सभी नेम मेंशन है, इनका कौन सा फेमस वर्क है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, आई थिंक देयरफॉर आई एम, दिस इज़ अ फेमस कोट जो कि रैशनैलिटी की बात करता है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके अलावा एक और थॉमस हॉब्स आ जाते हैं जो कि हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं, ओके। इनका फेमस वर्क जो कि इन्होंने 1651 में इन्होंने फेमस वर्क पब्लिश किया था, इस वर्क के अंदर ही क्वाइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस चीज़ की बात करता है? तो सिंपली इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बोला है कि किस तरीके से अगर ये जो अगर यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं होते विद इन सोसाइटी, रूल्स रेगुलेशन है, तभी ये जो वॉर हैं, जो लोग हैं, ये कंट्रोल में हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि लोग गवर्नमेंट को वो कंट्रोल दे रहे हैं, तो लोग लोग खुद ही वो कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट को देते हैं, सो दैट गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, लॉ बनाएगी, और उसी लॉ के ज़रिए ये जो सोसाइटी है वो चल रही है। सो दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय थॉमस हॉब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नाउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अगर आपको नहीं समझ में आया, सिंपल एग्जांपल देती हूँ। व्हाट इफ आपको अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ रही है, आपका मन कर रहा है कि अरे मैं तो उसे जान से मार दूं, लेकिन आप जान से नहीं मारोगे, बिकॉज यू नो कि अगर जान से मार दिया तो ऊपर हमारे ऊपर पुलिस बैठी है, पुलिस कुछ गलत करेगी तो पुलिस के ऊपर कौन बैठा है? कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना। तो यानी कि आज जो एक डर बना हुआ है, मैं किसी को मार नहीं सकती हूँ या कोई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर कौन है? वो हमसे ऊपर गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट को किसने हक दिया है? हमने ही हक दिया है, उस गवर्नमेंट को हमने ही बैठाया है। तो ये क्या है? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है गवर्नमेंट के बीच में और हमारे बीच में, विच इज़ कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, सभी के आइडियाज़ मैंने आपको बता दिए। इसी टाइम पर हमारी जब हम 17-18 सेंचुरी की बात करें, इसी टाइम पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरी वोllstonecraft का फाउंडेशनल फेमिनिस्ट वर्क भी इन्होंने पब्लिश किया था, A Vindication of the Rights of Women, published in 1792. But before this work, before this Rights of Women, इन्होंने एक और पहले वर्क पब्लिश किया था, Rights of Men, which was published in 1719 में, ओके, जो कि इन्होंने रिप्लाई दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्क का रिप्लाई दिया था। अब जब फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ में समझेंगे। आई होप कि आपको ये शॉर्ट इनलाइटनमेंट एज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। जितने भी आपके आइडियाज़ थे या जितनी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, थ्योरीज थे, थिंकर्स थे, वर्क थे, वो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। अगर रहेगी तो मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर कर देना अपने ग्रुप में। और इसके साथ ही मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका को किसने फाउंड किया था और कहाँ पर, कौन से ईयर में फाउंड किया गया था, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी ब्रिटिश लिटरेचर की अभी एक बार सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम बहुत जल्द लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को कवर करेंगे, ओके। मिलते हैं सभी से, बाय बाय एवरीवन, हैव अ वेरी ग्रेट डे और नाइट, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। बाय बाय।